ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। सभी बच्चों को सुप्रभात बच्चों। चलिए बेटे देखेंगे आज हम करेंगे द्वितीय सत्र परीक्षा का रिवीजन। ठीक है, दोहराई करेंगे क्योंकि देखिए आज फर्स्ट होगी 13 से आपके पेपर लग रहे हैं, 13 से पेपर है, तो हमारे 4 लेसन हैं, 4 पाठ हैं और साथ में हमारा क्या है, निबंध पत्र भी है, पठित गद्यांश भी। ठीक है, तो आज हम देखो 2 ही पाठ बचे हैं, वो हम पेपर के बाद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे दोहराई। ठीक है, तो आपके पाठ कितने हैं? पाठ आपको मैंने 4 बताए। पहला है आपका पाठ 5 क्षमादान। ठीक है, पाठ 5 क्षमादान। और जो आपका फ्राइडे की साप्ताहिक परीक्षा होगी वो भी आपकी पाठ 5 और 6 में से होगी। ठीक है, उसमें आपको आएगा पाठ 5 और पाठ 6। क्या चाहिए बेटे? पाठ 5 और पाठ 6। ठीक है, तो पाठ 5 और पाठ 6 हमारा 2 दिन में रिवीजन हो जाएगा। और जो आपकी फ्राइडे की परसों जो आपकी परीक्षा होगी, साप्ताहिक परीक्षा होगी, उसमें आपको दोनों पाठ में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, व्याकरण भाग भी आएगा और साहित्य भाग भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज निकालेंगे। क्यों जा रहे बार-बार? आज हम करेंगे पाठ 5 क्षमादान। निकालेंगे सभी बच्चे डिस्कवरिंग बुक क्षमादान। हाँ बोलेंगे मैम, हमारे स्कूल कब से लगेंगे? बेटे आपको आ जाएगा नोटिस। ठीक है, जब लगेंगे तब आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारे पास कितने दिन है, 13 से पेपर हैं। ठीक है, 12 को संडे आ गया, तो आज फर्स्ट है, 11 दिन है, 11 में भी एक संडे आ जाएगा, 10 दिन बचे। तो हमने क्या करना है, पहले हमने रिवीजन कर लेना है। ठीक है, रिवीजन करिए, हमारे पास कम समय है ना। और देखेंगे जिन बच्चों का कार्य पूरा हो गया है, ठीक है, द्वितीय सत्र परीक्षा का काम पूरा हो गया, वो स्कूल आकर बुक चेक करवा लो। ठीक है, स्कूल आएंगे और बुक चेक करवाएंगे। ठीक है, रोल नंबर से नहीं बुलाया जाएगा। जिन बच्चों का काम पूरा है वो अपने आप स्कूल आइए और बुक चेक करवाइए। 5 नंबर हर विषय के आपके लग रहे हैं। ठीक है, तो निकालेंगे आप पाठ 5 क्षमादान। क्षमादान में क्या कहानी है, कौन बताएगा मुझे? निशाली बताएगी। चलो निशाली। यस मैम। हाँ, क्षमादान पाठ में क्या है? मैम क्षमादान मैम भगीरथ नाम का एक मैम सौदागर था। मैम उसकी पत्नी एक सपना मैम जिसमें उसके बाल सफेद हो गए जब वो घर आता है मैम। और तब उसका विवाह नहीं हुआ था मैम। तब उसे बहुत बुरी आदत थी। विवाह के बाद उसने सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया था मैम। एक दिन कुंभ के मेले में वो जा रहा था मैम, तो उसने सोचा कि कुंभ के मेले में मैं गंगा दर्शन भी कराऊंगा और अपना सामान भी बेच आऊंगा। तब मैम उसके साथ उसको एक सौदागर भी जाता है उसके साथ। और रात को जब वो बेड पे सोए होते हैं, बहुत अच्छी। इसका मतलब है आपको पाठ याद है अभी तक। तो देखेंगे पाठ 5 है हमारा क्षमादान। क्षमादान में एक प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, ये प्रेमचंद जी ने इसका हिंदी उपन्यास किया था, हिंदी में अनुवाद किया था, लेकिन इसका मेन जो थे मूल लेखक जो थे वो टॉल्स्टॉय जी थे। आपको याद होना चाहिए, मूल लेखक टॉल्स्टॉय जी थे, जिन्होंने ये नॉवल लिखा था, ये कहानी लिखी थी, वो टॉल्स्टॉय जी थे। और उन्होंने हिंदी में जो अनुवाद किया है वो प्रेमचंद जी ने किया है।
ठीक है। तो क्षमादान ये जो कहानी है एक ऐसे सौदागर की है, ठीक है। सौदागर मीन्स भागीरथ की है, जिसने बिना अपराध के जेल में 26 साल बिताए, ठीक है। बिना अपराध के, कोई भी अपराध किए बिना उसने जेल में 26 साल बिता दिए, ठीक है। तो ऐसे सौदागर की कहानी, भागीरथ की कहानी देखो, जब वो बोलते हैं कि जब वो युवावस्था में था तो देखने में बहुत सुंदर था, ठीक है, गाना गाना उसका मुख्य शौक था, लेकिन उसको कुछ बुरी आदतें भी थी। लेकिन जैसे ही बोला उसकी शादी हुई, उसने वो सारी बुरी आदतें छोड़ दी, ठीक है। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बुरी आदतें जो थी वो छोड़ दी थी जैसे ही शादी हुई। लेकिन शादी के बाद उसने बुरी आदतें छोड़ दी। अब वो एक सौदागर था, व्यापारी था, व्यापार करता था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ का मेला था, ठीक है, कुंभ का मेला जो कि 12 वर्ष के बाद आता है एक बार। तो वो सोचता है कि मैं कुंभ के मेले में जा आऊंगा, साथ में गंगा दर्शन भी कराऊंगा और अपना सामान भी बेच आऊंगा। लेकिन जो भागीरथ की पत्नी है वो उनको वहां जाने से मना करती है, ठीक है। वो उनको वहां जाने से क्यों मना करती है? क्योंकि उसने एक बुरा स्वप्न देखा था, उसने सपने में देखा था कि जब भागीरथ वापिस आए हैं तो उनका सारे ही बाल जो है वो सफेद हो चुके हैं, ठीक है। भागीरथ जब वापिस आए तो उनके सारे ही बाल सफेद हो चुके थे, इसलिए वो उनको वहां जाने के लिए मना करती है। लेकिन भागीरथ जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये तो शुभ स्वप्न है, ठीक है। तो ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मेले में बहुत सारे अपना सामान बेचूंगा, ज्यादा पैसे होंगे, मैं बहुत अच्छी चीजें खरीद कर लाऊंगा, ये सोचकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है, उनका जो साथी दूसरा सौदागर है कोई उनकी हत्या कर देता है, और उसी के अपराध में वो बिना अपराध किए 26 साल जेल में व्यतीत कर देते हैं। जब उनको देखो जेल में 26 साल बाद एक बलदेव नाम का अपराधी वहां पर पहुंचता है, जब वो अपना वृतांत सुनाता है तब उनको समझ आता है कि ये जो अपराध है ये जरूर ही बलदेव जी ने किया होगा। तो वो उनको क्षमा कर देते हैं, उनको पता होने के बाद भी वो उनको क्षमा कर देते हैं, ठीक है। बिना अपराध के, देखो बिना अपराध के वो 26 साल जेल में व्यतीत कर देते हैं। जब उनके सामने अपराधी आते हैं, अपराधी आता है बलदेव, तो वो उनको क्षमा कर देते हैं, उनको माफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये देखेंगे क्षमा दान, तो क्षमा करना कितना बड़ा दान है, ठीक है। क्षमा करना इस कहानी में बताया है ना, सबसे बड़ा दान है। अंत में भागीरथ यही कहते हैं कि ईश्वर जाने कौन अच्छा है कौन बुरा है, भगवान तुम्हें माफ करे, ठीक है। ये कहकर वो उनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो अपराधी होते हैं बलदेव जी, बलदेव होता है, बलदेव को ये चीजें बुरी लगती हैं। वो बोलता है कि इतना दुख मुझे कोड़े मारने का नहीं हो रहा है, अगर मुझे कोड़े पड़ते तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे उनकी चुप्पी को देखकर हो रहा है, उनकी खामोशी को देखकर हो रहा है। किसकी खामोशी को? भागीरथ जी की खामोशी को। ये कहकर वो अपना सारा ही अपराध जो है वो कबूल कर लेते हैं। और जिस दिन भागीरथ को छोड़ने का दिन आता है उस दिन भागीरथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस पार्ट से क्या सीख मिलती है कि क्षमादान सबसे बड़ा दान है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रश्न भी हैं, अभ्यास के प्रश्न है। जैसे भागीरथ ने कहाँ जाने का निश्चय किया था? हाँ तानिया बताइए। भागीरथ ने गंगा दर्शन में कुंभ के मेले में जाने का निश्चय किया था कि हाँ वो इस भागीरथ, बहाने अपना माल भी बेच देगा और गंगा दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेगा। बहुत अच्छे पल्लवी। तो भागीरथ ने कुंभ के मेले में जाने का निश्चय किया। वो सोचता था कि गंगा दर्शन भी हो जाएंगे और साथ में माल भी बिक जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। भागीरथ की पत्नी का क्या स्वप्न आया था शरणम? भागीरथ की पत्नी का स्वप्न था कि जब भागीरथ घर लौटा तो उसके बाल सफेद हो गए थे। हाँ बहुत अच्छे। उसकी पत्नी को स्वप्न आया कि जब वो घर वापस आए थे तो उनके बाल जो थे वो पूरे ही सफेद हो गए थे। तो स्वप्न में ही उनको पहले से ही निर्देश मिल रहे थे कि भागीरथ जो है वो जा रहे हैं तो बहुत जल्दी वापस आने वाले नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे। इंस्पेक्टर ने भागीरथ को क्यों पकड़ा? दिव्यांश, हाँ आर्यन आप बताइए। आर्यन 2755, आर्यन। मैम इंस्पेक्टर ने भागीरथ को इसलिए पकड़ा क्योंकि क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसने दूसरे सौदागर की हत्या की है। हाँ बहुत अच्छे, उन्होंने सौदागर की हत्या के अपराध में उनको पकड़ा,
ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये अपराध जो है वो भागीरथ ने किया है, क्योंकि उनके सामान में उनको खून से लथपथ चाकू मिलता है, छुरा मिलता है और कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो उनको लगता है कि ये अपराध जो है वो भागीरथ ने ही किया है, इसलिए उनको वो पुलिस जो है वो पकड़ कर ले जाती है। भागीरथ ने जेल में कितने साल व्यतीत किए? भागीरथ ने जेल में 26 साल व्यतीत किए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 26 कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 अगर हिंदी में आपको अंकों में ना, शब्दों में ना आए लिखने, तो आप 26 करके अंकों में भी लिख सकते हैं। तो भागीरथ ने जेल में पूरे 26 साल जो है वो व्यतीत किए। चलिए मुझे अंशिका 26 लिख के बताओ बोर्ड पर, यहाँ सामने, यहाँ से ले लो। अब देखेंगे 26 कैसे लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर। तो 26 ऐसे लिखना है, ठीक है। और अंकों में कैसे लिखते हैं 26? गुड, हाँ, बहुत अच्छे। तो 26 साल व्यतीत किए उन्होंने बिना अपराध किए जेल में, अपनी पूरी जिंदगी, आधा जीवन उन्होंने जेल में बिता दिया, पूरे 26 साल जेल में बिता दिए। ठीक है, बलदेव सिंह को किस अपराध के लिए जेल लाया गया? बलदेव सिंह को उसके मित्र का घोड़ा चुराने के अपराध में जेल लाया गया। आवाज नहीं। हर्षित कटोच बताएगा, हर्षित कटोच। हर्षित कटोच, एक बच्चा आंसर करिए। हर्षित। यस मैम। हाँ? मैम, बलदेव सिंह को जेल में इसलिए लाया गया क्योंकि उसके मित्र का, मैम, उसने उसके मित्र का घोड़ा चोरी किया था। हाँ, उसको उसके मित्र का घोड़ा चोरी करने के अपराध में जेल में लाया गया। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये तो हो गया साहित्य भाग। कुछ प्रश्न हमारे इसमें भी हैं, ऑब्जर्वेशन में भी है। ठीक है, भाग 1 में। ठीक है, तो वहां से भी आपने 3-4 प्रश्न वहां होंगे, वहां से भी याद करने हैं। ठीक है, फिर है हमारा पाठ 5 में व्याकरण भाग क्रिया। ठीक है, व्याकरण भाग क्रिया। क्रिया के भेद, ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो आपने इसको भेद जो है व्याकरण भाग अच्छे से याद करना है। ठीक है, साथ में हमारे संरचना के आधार मैम, जो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद मैम उनकी हमने देखिए, आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पता होने चाहिए कितने हैं। ठीक है, 4 भेद हैं। जब आपको भेदों के नाम पता है, नाम से ही परिभाषा निकल आती है। ठीक है, अगर आप परिभाषा अच्छे से याद करोगे तो आपको उदाहरण भी याद रहेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूं क्रिया, क्रिया क्या होती है? जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना क्रिया है, लिखना क्रिया है, चलना क्रिया है। ठीक है, क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना है। ठीक है, सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ है। ठीक है, शन खाता है, कौन सी क्रिया है? अकर्मक। शन खाता है, अकर्मक क्रिया। शन सेब खाता है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि सेब जो है वो कर्म जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, हाँ, शनब सेब खाता है, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अब मैं बोलू शनब ने प्रत्यूष को सेब दिया, द्विकर्मक। शनब ने प्रत्यूष को सेब दिया, क्या आ गया? द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए क्रिया क्या है? कार्य का करना या होना। ठीक है, क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब आगे सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, फिर है हमारे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कितने हैं हमारे संरचना के आधार पर? कोमल बताइए, कोमल कितने हैं? 4। हाँ, 4 हैं, बहुत अच्छे। कौन कौन से? चंदन बताओ कौन कौन से हैं? चंदन नाम बताइए कौन कौन से हैं? प्रेरणात्मक, हाँ,
क्या ये दसा दिया है अपना पढ़ी नहीं हुंदा कि ना नहीं दसण लगी पौंदी बैड मैनर्स बेटे, बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। कोमल चंदन आप क्लास में मत आया करिए, ठीक है? अगर ऐसे बात करनी है ना तो क्लास मत लगाया करिए, ठीक है बच्चों? ये गुड मैनर्स है आप में। देखिए हिमालयन स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखो इंग्लिश बोलनी चाहिए आपको, आप पहाड़ी में बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना बेटे? देखिए तो देखिए संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं हमारे? चार। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक कौन सी है? जो कार्य खुद ना करके प्रेरणा प्राप्त करके किया जाए, ठीक है? वो कार्य जो खुद ना करके अपने मन की इच्छा दूसरों की प्रेरणा से किया जाए उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक के भी दो भेद हैं, प्रथम द्वितीय। प्रथम जिससे मैंने प्रेरणा प्राप्त करके कार्य किया, मुझे प्रेरणा मिली, मैंने कार्य किया, ठीक है? अध्यापक सबको पढ़ाता है, राघव सबको गाना सुनाता है, क्यों सुनाता है? क्योंकि सुन रहे हैं लोग, सुनाता तभी है ना, सुनने वाले हैं, तो वो प्रेरणा प्राप्त करके उसको सुना रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक जो हमने प्रेरणा प्राप्त करके जो कार्य किया है, और द्वितीय प्रेरणार्थक जिसने प्रेरणा प्राप्त करके किसी से करवाया है, ठीक है? जैसे रोहित ने मेघा से बच्चों को पढ़वाता है, ठीक है? अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ठीक है? तो प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणा प्राप्त करके जो कार्य किया जाए या करवाया किया, प्रेरणा प्राप्त करके किया जाए वो प्रथम प्रेरणार्थक और करवाया जाए वो द्वितीय प्रेरणार्थक। हाँ बहुत अच्छा। दूसरा भेद है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या है? दो या दो से अधिक क्रियाओं का संयोग है, ठीक है? तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया मूल क्रिया होती है और दूसरी बाकी क्रिया रंजक क्रिया होती है, ठीक है? जैसे उदाहरण, वह खाना खा रहा है, ठीक है? वृति खाना खा रही है, तो वृति तो क्या आ गया? कर्ता, ठीक है? खाना खा क्या है? खाना क्या है? कर्म है। खा क्या है? मूल क्रिया है, ठीक है? रहा है क्या है? रंजक क्रिया है, ठीक है? संयुक्त क्रिया क्या बन गई? खा रहा है, ये बन गई संयुक्त क्रिया, ठीक है? तो देखिए संयुक्त क्रिया एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी दूसरी रंजक क्रिया। बहुत अच्छा। अब देखिए नंबर 3 है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या है? जिसमें सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण शब्दों आदि से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है? वो जिन शब्दों से बनती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात, बतियाना, दोहरा, साठ, लालच, तो ये क्या है हमारी नाम धातु क्रिया। झूठ, झुठलाना, चक्कर, चकराना, खर्च, बहुत अच्छे, अपना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं, ठीक है? फिर है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्या है? ऐसी क्रिया जो वाक्य पूरा होने से पहले, जिसमें क्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है? वाक्य पूरा होने से उठ गई है, काम पूरा पहले कर लिया है, ठीक है? वाक्य जो है, वाक्य में क्रिया पहले ही पूरी हो गई है। सुबह उठकर सैर करने जाती है, ठीक है? अंशिका कपड़े धोकर सो गई, ठीक है? तो उसने कपड़े धो लिए, मीन्स कार्य पहले ही पूरा कर दिया। तो ऐसी क्रिया जो वाक्य पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों हमारी संयुक्त क्रिया में 4 भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चलिए तानिया बताएगी नाम और परिभाषाएं। मैम किस
संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। मैम क्रिया मैम संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया। तो ये हमारे आगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, आगे क्रिया के उपभेद, फिर है हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद अच्छे से याद करने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा व्याकरण भाग में मुहावरे व लोकोक्ति। तो मुहावरों का अर्थ, वाक्य अच्छे से याद करना है। मुहावरे की परिभाषा क्या है? जो वाक्य को विशेष बनाता है। ठीक है, जिसका विशेष अर्थ निकले, वाक्य आकर्षक हो तो मुहावरे होते हैं। मुहावरे हम वाक्य, जब वाक्य बनाते हैं तो मुहावरा हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आरंभ में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। लेकिन लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति का प्रयोग हम केवल वाक्य के अंत में ही करेंगे। ठीक है, तो आपने अंतर भी याद रखना है। ठीक है, लोकोक्तियों को हम कहावत भी कहते हैं। ये क्या है? लोक जीवन पर आधारित है। ठीक है, लोगों का अनुभव है। ठीक है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो इनको हम लोकोक्ति कहते हैं। तो आपने जो भी आपको डिस्कवरी बुक में, अभ्यास में या आपको उदाहरण दिए गए हैं, हर एक आपने उदाहरण जो है वो अर्थ, वाक्य सहित अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब देखिए कल आपका ओरल टेस्ट होगा पार्ट 6 का। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। इसमें आपने ऑब्जर्वेशन बुक से भी याद करना है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्वेशन बुक से भी याद करना है। क्या वो? पार्ट 5 केवल पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 बताया मैंने। देखिए आपकी 40 मिनट की कक्षा होती है, तो पहले 20 मिनट हम ओरल टेस्ट देंगे। आप ओरल टेस्ट देंगे, उसके बाद हम पार्ट 6 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। पार्ट 5 का ओरल होगा, ओरल। ठीक है, ओरल टेस्ट देना है आपने। आपका रिटर्न जो है साप्ताहिक परीक्षा में आपका शुक्रवार को होगा। चलिए किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है पार्ट 5 में, व्याकरण भाग में या साहित्य भाग में, तो बताएंगे बच्चे। मैम एक और पूर्वकालिक क्रिया बता दो। पूर्वकालिक, ठीक है, पूर्वकालिक ऐसी क्रिया है जिसमें जो मुख्य क्रिया है वो वाक्य पूरा होने से पहले ही पूरी हो जाती है। ठीक है, देखिए मैंने बोला पल्लवी पढ़कर, ठीक है, पल्लवी जो है वो पाठ पढ़कर या फिर पूरा पाठ याद कर सो गई। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या थी? पढ़ना था। ठीक है, पढ़ना जो था वो मुख्य क्रिया थी। अब आपने क्या किया? वाक्य पूरा होने से पहले क्रिया पूरी हो गई। ठीक है, पढ़कर सो गई। ठीक है, तो जो पढ़कर क्या आया? क्रिया आ गई। अब वाक्य पूरा होने से पहले ही वो क्रिया जो है वो पूरी हो गई। जैसे यहाँ लिखा है कि सुबह उठकर सैर करने जाता हूँ, तो उठकर क्या है? क्रिया है। मैं सुबह उठकर, अब उठकर क्रिया, पहले उठी, ठीक है, काम, उठने का काम किया, फिर सैर करने गई। ठीक है, तो मीन्स की क्रिया जो है वो वाक्य पूरा होने से पहले ही पूरी हो जा रही है, तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले पूरी हो जाती है। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले ही पूरी हो जाती है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है पल्लवी, और किसी बच्चे ने पूछना है तो बताएंगे। किसी बच्चे का कोई प्रश्न है? अच्छे से याद करना है। आपका यूटी में भी रिवीजन हो चुका है इस पार्ट का। ठीक है, आपके यूटी भी हो चुके हैं, आपका साप्ताहिक परीक्षा में भी टेस्ट हुआ था। तो आपने ऐसे याद करना है बच्चों कि आपके जब आपके स्कूल में पेपर होंगे तो पूरे नंबर आए। ठीक है, और रिवीजन जो है वो लिख लिख के याद करना है। ठीक है, रिवीजन क्या कैसे करना है? लिख लिख के याद करना है। ठीक है, आज जो आप असाइनमेंट वर्क में मुझे जो
चेक करवाएंगे। असाइनमेंट जो सबमिट करवानी है वो आपने केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद और मुहावरे और लोकोक्ति की अंतर बताना है। ठीक है, तो आपने केवल 2 प्रश्न है, तो आपने फेयर कॉपी में नहीं करने हैं, वो आपने रिवीजन वाली कॉपी में, दोहराई वाली कॉपी में वो आपने करना है कार्य और फिर असाइनमेंट में सबमिट करवाना है। ठीक है, चलिए कहाँ जा रहे हो? अभी 30 मिनट है। आप भी बच्चों, जिन बच्चों का काम पूरा है, स्कूल आइए, अपनी बुक्स चेक करवाइए। ठीक है, स्कूल आकर अपनी बुक्स जो है वो चेक करवाएंगे। ओके, चलिए, पल्लवी भी आ चुकी है, तानिया भी आई है, दिव्यांश, प्रियांशी भी आए हैं, निशाली नहीं आई है ना स्कूल? हाँ, निशाली बुक चेक करवा लेंगे। ओके, हाँ, निशाली आएगी बुक चेक करवाने। गर्व नहीं आया है, गर्व आएगा स्कूल। कोमल चंदन आएंगे बुक्स चेक करवाने, प्रिया ने चेक करवा ली है। हर्षित कटोच आएगा, आलोक आएगा। अभिमन्यु का काम अधूरा था, अभिमन्यु आपको दोबारा आना पड़ेगा। ऋषभ, रितेश, शिव ठाकुर बुक्स चेक करवाने आइए स्कूल में। आर्यन, दिव्यांश, राघव, अश्मित, अभिनय, आशीष ठाकुर, काम पूरा करिए और स्कूल आइए बुक चेक करवाने। ठीक है, सारांश, ये नहीं लिखा आपने और दिनांक भी डालिए। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने आज किया पार्ट 5 का रिवीजन किया, पार्ट 5 की दोहराई की, तो हमने साहित्य भाग पढ़ा। ठीक है, क्षमादान, भागीरथ की कहानी पढ़ी, तो आपने इसके शब्दार्थ देखेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, इसके तो हर शब्द का अर्थ और वाक्य आपको बनाना आना चाहिए। फिर नंबर 2 पे आपने क्या दोहराई करनी? अभ्यास 1 के प्रश्न। ठीक है, अभ्यास 1 के प्रश्न। ठीक है, उसके बाद व्याकरण भाग में आपने क्या याद करना है? क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, उपभेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद की परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा, लोकोक्ति की परिभाषा, इन दोनों में अंतर। ठीक है, फिर अभ्यास 2, अभ्यास 2 के सारे ही प्रश्न अच्छे से पता होने चाहिए आपको। और ऑब्जर्वेशन बुक में 1 से 10। ठीक है, पल्लवी करिए, पल्लवी म्यूट करिए। यस मैम। म्यूट करिए। तो आपने क्या करना है, 1 से 10 तक सारे ही प्रश्न अच्छे से याद करने हैं ऑब्जर्वेशन बुक के। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे। फिर भी पूछने हो आपको, अगर कोई प्रश्न समझ ना आए तो बताएंगे। और मुहावरे, लोकोक्तियां जो भी डिस्कवरिंग में दिए हैं उदाहरण, अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है तो बताएंगे। दक्ष, योगेश, लीव कर गए क्लास। ऋषभ, चलिए, अच्छा आपको समझ आ गया है। चलिए, तानिया मुझे बताएगी। तानिया, हाँ जी बोलिए। अभिमन्यु बोलिए, क्या पूछना आपने? मैम वो पूर्वकालिक क्रिया, मैम वो समझनी है मैम। पूर्वकालिक क्रिया जो है वो वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले ही पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अभिमन्यु सुबह उठकर पढ़ने बैठता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाता है। अभिमन्यु जो है वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाता है। तो उठकर क्या है? क्रिया है। ठीक है ना, अभिमन्यु उठकर क्या है? क्रिया है। तो देखिए, वाक्य पूरा होने से पहले ही एक क्रिया जो है वो पूरी हो जा रही है।
हो जा रही है ना अभिमन्यु, समझ रहे हो अभिमन्यु? उसमें हाँ, तो उठकर क्या है, उठना बैठना, ये क्या है, क्रिया है। तो देखिए अभिमन्यु सुबह उठकर पढ़ने बैठ रहा है, तो उठकर जो है वो क्रिया है, तो वाक्य पूरा होने से पहले एक क्रिया पूरी हो गई है, ठीक है। पहले मुख्य क्रिया से एक क्रिया पहले पूरी हो गई है, तो इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। दो क्रियाएं आ रही है ना, उठकर पढ़ने बैठ जाता है, ठीक है, बैठना भी क्रिया है, उठकर भी क्रिया है, तो एक क्रिया जो है वो वाक्य से पहले ही पूरी हो जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है अभिमन्यु? इसमें हाँ, चलिए तानिया आप मुझे बताइए, तानिया। यस राजा ने मजदूरों से महल बनवाया, राजा ने मजदूरों से महल बनवाया, कौन सी क्रिया है? मैम प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत अच्छे, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब देखिए राजा ने मजदूरों से महल बनवाया, उन्होंने काम करवाया, ठीक है, तो वो आ गई प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत अच्छे। अब ये कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रथम है या द्वितीय है तानिया? मैम द्वितीय। द्वितीय। द्वितीय, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखो राजा ने खुद काम नहीं किया, क्या किया, मजदूरों से करवाया, ठीक है। तो ये मीन्स जो काम खुद ना करके किसी को प्रेरणा देकर करवाया जाए वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, और जिसमें प्रेरणा प्राप्त करके कार्य खुद ही कर लिया जाए वो प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। तो यहाँ पर राजा ने मजदूरों से महल बनवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अभिमन्यु मुझे बताएगा, अभिमन्यु, मेघा कपड़े धोकर सोई, मेघा कपड़े धोकर सोई, कौन सी क्रिया है? मैं पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, बहुत अच्छे, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, धोकर, ठीक है, धोना, और सोना, सोकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेघा कपड़े धोकर सोई, एक क्रिया पहले ही पूरी हो गई है, वाक्य पूरा होने से पहले ही, तो ये आ गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। शिव ठाकुर बताएगा मुझे, शिव ठाकुर, शिव ठाकुर, शिव ठाकुर आवाज नहीं आ रही, आर्यन लीव कर गया, शिव ठाकुर लीव कर गया है, आर्यन, ऋषभ, मैम हाँ, तो गर्म मुझे बताएगा, सभी को बिना भेदभाव के डैश चाहिए, क्या आएगा इसमें, सभी को बिना भेदभाव के डैश चाहिए, क्या करना चाहिए? गर्व क्या आएगा? अब आपने यहाँ पर नाम धातु क्रिया लगानी है, गर्व, ठीक है। तो अपना को नाम धातु क्रिया लगाई तो क्या बन गया? अपनाना चाहिए, अपना का होगा अपनाना, ठीक है, सभी को बिना भेदभाव के अपनाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना है, कल के लिए अच्छे से पाठ को पढ़ना है, शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं, अभ्यास के प्रश्न याद करने हैं, व्याकरण भाग में क्रिया, क्रिया के भेद, ठीक है, उनके उदाहरण, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां अच्छे से याद करने हैं, और कक्षा में आपने ओरल टेस्ट देना है, ठीक है, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। हर्षित कटोच मुझे बताएगा, हर्षित कटोच, यस मैम। हर्षित मुझे बताएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या होगा अर्थ? क्या होगा हर्षित? मैम रिपीट अगेन। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैम अकेला आदमी कोई भारी कार्य नहीं कर सकता।
हाँ, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। देखिए मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि उसको रहने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। अकेला व्यक्ति जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अभी देखिए आप हैं तो आपको समाज की आवश्यकता, अपने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है अपनी देखभाल के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, खेलने के लिए आस पड़ोस की जरूरत है। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो इसी पर एक लोकोक्ति बनी है, कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फूटता, ठीक है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए अकेला व्यक्ति जो है वो उसके लिए काफी नहीं है, उसको लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे भ्रष्टाचार को दूर करना एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सच ही कहा है, अकेला व्यक्ति नहीं फोड़ सकता। अगर हम देश, ठीक है, वो क्या है, जिम्मेदारी है, सभी इसमें सहयोग करेंगे, ठीक है, खुद आसपास को साफ रखेंगे, अभी वो सफाई जरूरी